नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीजीटी का क्वेश्चन पेपर जो कि 2016 का है और पेपर हुआ था 2019 में। ये वीडियो जो है 2 पार्ट्स में होने वाली है, तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ताकि मैं इसका दूसरा पार्ट जब लाऊं तब आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया था, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? ऑप्शन है 12, 9, 20 या 3। इसका राइट आंसर होगा 20। आचार्य वामन ने काव्य के 20 गुण माने हैं, 10 काव्यगत माने हैं तथा 10 अर्थगत माने हैं। आचार्य वामन को रीति संप्रदाय का प्रवर्तक भी कहा जाता है तथा इनका समय जो है वो 8वीं शताब्दी है। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है और सूत्र दिया है रीतिरात्मा काव्यस्य। रीतिरात्मा काव्यस्य, ये हमेशा पूछा जाता है, आप लोग याद करिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? नील परिधान बिच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघबन बीच गुलाबी रंग। ऑप्शन दिया गया है माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण और रजोगुण। इन पंक्तियों में प्रसाद गुण है, राइट आंसर होगा सी। आप अपना आंसर नोट करते जाइए ताकि आपको पता लग सके कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। और प्रैक्टिस तो इस तरह से करिए, इतनी करिए कि जैसे हम लोग जब खाना खाते हैं और लाइट चली जाती है तो हमारे हाथ से जो खाना है वो कहीं और नहीं जाता, मुंह में ही जाता है। तो प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करनी है कि हाथ जो है ऑटोमेटिक जो है राइट आंसर पर ही जाए, दिमाग जो है हमेशा राइट आंसर तरफ जाए। तो इतनी प्रैक्टिस करिए, इतनी प्रैक्टिस करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काव्य दोषों के कितने प्रकार बताए गए हैं? 8, 3, 10 या फिर 7। इसका राइट आंसर होगा 3। काव्य दोष 3 बताए गए हैं। एक होता है शब्द दोष, दूसरा होता है अर्थ दोष और तीसरा होता है रस दोष। अगला प्रश्न, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सुदर्शन चोपड़ा, भीष्म साहनी, गिरिराज किशोर या गोविंद दास। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी का नाटक है, राइट आंसर होगा बी। भीष्म साहनी के अन्य एक उपन्यास है तमस, एक है मैयादास की माड़ी। इसके साथ ही इनकी एक अन्य रचना है हानूश। और इनका जन्म जो है वो हुआ था 1915 ईस्वी में रावलपिंडी, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, सदाचार का ताबीज के लेखक कौन हैं? हरिशंकर परिशाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल या धर्मवीर भारती। सदाचार का ताबीज हरिशंकर परिशाई की रचना है, राइट आंसर होगा ए। हरिशंकर परिशाई की अन्य रचनाएं हैं जैसे कि भोलाराम का जीव, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे इनका निबंध है, वहीं वैष्णव की फिसलन, प्रेमचंद के फटे जूते इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रोध निबंध के लेखक कौन है? क्रोध निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, रामविलास शर्मा या महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह चिंतामणि के नाम से 4 भागों में प्रकाशित हुआ था और क्रोध निबंध जो है वो चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। इसमें अन्य निबंध हैं जैसे कि उत्साह है, एक है श्रद्धा, भक्ति, घृणा, भय, कविता क्या है इत्यादि, ये निबंध इनमें संकलित हैं चिंतामणि भाग 1 में। चिंतामणि भाग 1 में कुल 17 निबंध संकलित हैं। अगला प्रश्न देखिए, घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? ऑप्शन है एल्बम, परीक्षा, शरणदाता या कफन। घीसू और माधव प्रेमचंद की कहानी कफन के पात्र हैं, राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, पद्मावत के रत्नसेन की पत्नी का क्या नाम है? कमलावती, नागमती, वेदवती या मृगावती। पद्मावत में रत्नसेन की पत्नी का नाम नागमती था, राइट आंसर होगा बी। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे देखते हैं,
तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया? ऑप्शन है अज्ञेय, धूमिल, रघुवंश या त्रिलोचन। इसका राइट आंसर होगा अज्ञेय। अज्ञेय ने ही तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक का संपादन नामवर सिंह ने किया था। तो पहला तार सप्तक नहीं कहते हैं, केवल तार सप्तक कहते हैं। तो तार सप्तक का संपादन हुआ था 1943 ईस्वी में। उसके बाद से दूसरा सप्तक का संपादन हुआ था 1951 ईस्वी में। तीसरा सप्तक का संपादन हुआ था 1959 ईस्वी में। इन तीनों के संपादक जो थे वो अज्ञेय ही थे। और चौथा सप्तक जो था वो 1979 में था। इसके संपादक नामवर सिंह थे। आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली, डिंगल, अपभ्रंश या अवहट्ट। विकास की दृष्टि से प्राकृत के पहले जो भाषा थी वो पाली थी। राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा माना जाता है? यानी कब से कब तक अपभ्रंश भाषा जो थी वो अस्तित्व में थी? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, या 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक, या 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इसका राइट आंसर होगा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। कार्य शब्द का तद्भव रूप है कर्म, कम, कर या काज। कार्य शब्द का तद्भव रूप काज होगा। राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न देखिए। सही शब्द की वर्तनी पहचाननी है आपको। ये बहुत ध्यान देने वाले क्वेश्चन होते हैं क्योंकि थोड़ी सी भी गलती पूरा एक क्वेश्चन गलत कर देती है। ऑप्शन है क्रोधाग्नि, 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 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, क्रोधाग्नि। अगला प्रश्न। यथाशक्ति में कौन सा समास होता है? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है क्योंकि सबसे पहले इसमें अव्यय लगा हुआ है यथा। अगला प्रश्न देखिए। कारक को विभक्तियों के साथ जोड़ना है। कर्ता को मिलाएंगे, कर्ता नहीं होगा। कर्म को, करण से और अधिकरण में या पर। अगला प्रश्न देखते हैं। मूक शब्द का विलोम रूप है अंधा, लंगड़ा, वाचाल या बात। मूक जो है वो जो नहीं बोलता है, कुछ नहीं बोलता है, उसको मूक कहते हैं। वो जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। सही विलोम होगा सी, वाचाल। अगला प्रश्न। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है अंबक, अंबर, व्योम या फिर नभ। अंबर, नभ और व्योम ये तीनों आकाश के पर्यायवाची शब्द है। अंबक जो है वो आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, वो आँख का पर्यायवाची शब्द होता है। इसलिए राइट आंसर होगा अंबक ए। अगला प्रश्न। मान न मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ है पैसे से सब काम हो जाते हैं, अपराध करके किसी को डांटना, जबरदस्ती गले पड़ना या सावधान रहने से लाभ होता है। इसका राइट आंसर होगा जबरदस्ती गले पड़ना। ये बोला जाता है मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ने को। अगला। महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई या नामदेव। नामदेव जो हैं वो महाराष्ट्र से आते हैं। राइट आंसर होगा डी। इनका जन्म जो है 1270 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद या मध्वाचार्य। तो इसका राइट आंसर होगा रामानंद। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास को राम नाम जो है रामानंद से ही मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास किसके शिष्य थे? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, कृष्णाचार्य या वल्लभाचार्य। सभी को पता है कि सूरदास जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे। राइट आंसर होगा डी, वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न। इनमें तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है पूछा गया है? कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका या रामचंद्रिका। कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका ये तीनों तुलसीदास की रचनाएं हैं। रामचंद्रिका जो है वो केशवदास की रचना है। इसको छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न। रीतिकाल के मुख्य कवियों में हैं खुसरो, रहीम,
पलटूदास या मतीराम। तो पूछा गया है रीतिकाल के मुख्य कवियों में कौन है। खुसरो जो हैं आदिकाल से संबंधित हैं, पलटूदास जो हैं वो भक्ति काल से संबंधित है, रहीमदास भी भक्ति काल से संबंधित है, मतीराम इसका राइट आंसर होगा। ये रीतिकाल से संबंधित मुख्य कवि हैं। अगला प्रश्न, इनमें भारतेंदु का नाटक कौन सा नहीं है। भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी, चंद्रावली या राजश्री। इसका राइट आंसर होगा राजश्री। राजश्री जयशंकर प्रसाद कृत नाटक है, बाकी सभी रचनाएं भारतेंदु की हैं। अगला प्रश्न, हालावाद के प्रतिष्ठित कवि हैं। प्रिंटिंग में गड़बड़ हुई है, यहाँ पे हालावाद रहेगा न कि बाद। ऑप्शन है नरेश मेहता, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन या धूमिल। हालावाद के जो प्रवर्तक हैं वे हरिवंश राय बच्चन है। राइट आंसर होगा बी। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा 4 भागों में लिखी थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। 4 भागों में पूछा गया और उनके नाम हैं। पहला इन्होंने आत्मकथा लिखी थी क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। उसके बाद इन्होंने लिखा था नीड़ का निर्माण फिर। उसके बाद इन्होंने लिखा बशेरे से दूर। उसके बाद इन्होंने लिखा 10 द्वार से सोपान तक। इसको याद करने की ट्रिक है, क्योंकि क्रम भी बार बार पूछ लिया जाता है, तो इसको याद ऐसे कर सकते हैं कि क्या नीड़ बसा 10 द्वार तक, बस इतना ही याद कर लेंगे, क्या नीड़ बसा 10 द्वार तक, तो ये क्रम से याद हो जाएगा और चारों भी याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, कनुप्रिया काव्य किन के संबंध में है। राम सीता, राजा रानी, भाई बहन या राधा कृष्ण। कनुप्रिया जो है वो धर्मवीर भारती की रचना है और ये राधा कृष्ण से संबंधित है। राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं जादू नहीं कविता, 7 भाइयों के बीच चंपा, आमने सामने वो आत्मजयी, सतरंगे पंखों वाली या तालाब की मछलियाँ, एक सुनी नाव और जंगल का दर्द। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं एक सुनी नाव और जंगल का दर्द। राइट आंसर होगा डी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और तैयारी को लेकर एकदम सीरियस हैं, आपको इस बार जॉब चाहिए ही चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी जितने भी वीडियोस हैं उनको पूरा देखें, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको नोट करिए, उनको याद करिए। ये बस यही तरीका है आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त करने की, कि जितनी से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी से उतनी प्रैक्टिस करते रहिए। लगातार प्रैक्टिस करिए, लगातार पढ़िए, जो नहीं आए उसको ढूंढ कर पढ़िए और प्रैक्टिस करते रहिए। देखते हैं अगला प्रश्न, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं। 2, 7, 8 या 3। तो शब्द शक्तियाँ 3 मानी गई हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अगला प्रश्न, बाबू देवकी नंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है। चंद्रकांता, सम्राट अशोक, हल्दी घाटी या फिर चंद्रिका। तो बाबू देवकी नंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास जो है वो चंद्रकांता है। इसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी तक सीखी थी। ये इतना ज़्यादा फेमस हुआ था कि इसके बारे में प्रसिद्ध है कि इसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी को सीखा। अगला प्रश्न देखते हैं, सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र हैं। अकेली, मैकू, पंचलाइट या शरणदाता। राइट आंसर होगा अकेली। अकेली कहानी जो है वो मन्नू भंडारी की कहानी है और सोमा बुआ इसके मुख्य पात्र हैं। अगला प्रश्न, इनमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक कौन सा नहीं है पूछा गया है। नहीं है, यहाँ पर जब भी आप एग्जाम में दे नहीं है पे गोला लगा लें, तभी आपको ध्यान आएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाता है। ऑप्शन है कोणार्क, साधोस, पहला राजा या फिर अंधा युग। तो अंधा युग जो है वो धर्मवीर भारती की रचना है, न कि जगदीश चंद्र माथुर की। राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। क्रोध, भय, साहस या उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी है, बैठू विलंब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लखो, पुलकी तनवार विलोचन बाढ़े। तो यहाँ पर पूछा गया है इनमें कौन सा रस है। करुण रस, श्रृंगार रस,
वीर रस या फिर विभत्स रस। तो इन पंक्तियों में जो है वो श्रृंगार रस है। यहाँ पे वर्णन है कि राम के पैर में जो है वो कांटे चुभ गए हैं और वो उसको जानबूझकर देर तक निकाल रहे हैं ताकि सीता जी को रुकने का, आराम करने का, थोड़ी देर ठहरने का समय मिल जाए। और ये जानकर कि राम जो है देर तक कांटे निकाल रहे हैं ताकि मैं बैठी रहूं, सीता जी की आंखों में प्रसन्नता से आंसू टपकने लगते हैं। तो यहाँ पे श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है। राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गीतिका छंद का उदाहरण पूछा गया है। दिवस का अवसान समीप था, तारे डूबे, तम टल गया, छा गई व्योम लाली, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, या मिली मैं स्वामी से पर कह न सकी क्या संभल के। इसका राइट आंसर हुआ सी, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। इन पंक्तियों में गीतिका छंद है। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित कीजिए श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और दृष्टांत अलंकार को सुमेलित करना है। श्लेष अलंकार जहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उत्प्रेक्ष अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। अतिशयोक्ति बिंब होगा किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करना, या दृष्टांत का होगा उपमेय और उपमान प्रतिबिंब रूप से चित्रित हो। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं की जाती है? समय संकलन, स्थान संकलन, प्रभाव संकलन या फिर कार्य संकलन। इसका राइट आंसर होगा सी, प्रभाव संकलन जो है संकलन त्रय में नहीं गिना जाता है। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? पूछा गया है, मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत है, समीक्षा है, कहानी है या फिर ललित निबंध है? आखिरी चट्टान की विधा जो है वो यात्रा वृत्तांत है। राइट आंसर होगा ए। मोहन राकेश की अन्य रचनाएं हैं आषाढ़ का एक दिन, ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये कालिदास के जीवन पर आधारित है। उसके बाद आधे अधूरे इनका एक नाटक है, आधे अधूरे ये भी पूछा जाता है किसकी रचना है। उसके अलावा लहरों के राजहंस इनका एक और उपन्यास है। भीष्म साहनी का जन्म जो हुआ था वो 1925 ईस्वी में हुआ था और निधन हुआ था 1972 ईस्वी में, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, कौन सी विधा है? संस्मरण है, रिपोर्ताज है, कहानी है या कि आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर होगा संस्मरण। ये अमृतलाल नागर द्वारा लिखित संस्मरण है, यशपाल बड़ा ठोस आदमी है। अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विष्णु प्रभाकर या फिर भारतेंदु? तो भारत दुर्दशा नाटक की रचना जो है वो भारतेंदु जी का है। राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, कहुरे मधुकर मधुमतवारे, कहाँ करो निर्गुण लय कै हो, जीवन कान हमारे, ये पंक्तियाँ किस काव्य से ली गई हैं? तो ये जो है ऑप्शन दिया गया है यशोधरा, साकेत, भ्रमर गीत या जयद्रथ वध। ये जो पंक्तियाँ हैं वो भ्रमर गीत से है। सूरसागर का अंश है भ्रमर गीत, जिसके रचयिता हैं सूरदास, और इसका संपादन जो है वो शुक्ल जी ने किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और उसी से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। अगला प्रश्न, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है, उड़िया, मराठी, असमिया या बंगला? इसका राइट आंसर होगा मराठी। मराठी जो है वो पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है, बल्कि ये दक्षिणी समुदाय की भाषा है। अगला प्रश्न, हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? 17, 25, 6 या फिर न? तो हिंदी के अंतर्गत 17 बोलियां हैं। राइट आंसर होगा इसका ए। अगला प्रश्न, हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं? 8, 6, 2 या 4? हिंदी शब्द भंडार में 4 प्रकार के शब्द मिलते हैं, वो होते हैं तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। च जो है तालव्य ध्वनि है, च को मिलाएंगे आ से, व को मिलाएंगे अ से,
द को मिलाएंगे बड़ी से और क को मिलाएंगे कोमल तालव्य से। द जो है वो दंत ध्वनि है, व जो है ओष्ठ से बोलते हैं हम, च जो है वो तालव्य ध्वनि है, क जो है वो कोमल तालव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं 45। इनमें से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? पीताम्बर, पाप पुण्य, आजीवन या फिर चौमासा। तो इसमें से बहुब्रीहि समास का उदाहरण है पीताम्बर, पीला है जिसका वस्त्र अर्थात भगवान कृष्ण। राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, लड़की पढ़ती है, यह वाक्य बहुवचन में क्या होगा? लड़कियां पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ती हैं या फिर लड़कियां पढ़ती हैं। इसका राइट आंसर होगा सी, लड़कियां पढ़ती हैं। अगला प्रश्न, फिर से हमें सुमेलित करना है। कुछ शब्द दिए हुए हैं और उनके अर्थ या कह सकते हैं पर्यायवाची दिए हुए हैं। शैल का पर्यायवाची होगा पहाड़, अम्बु का पर्यायवाची होगा नीर, सदन का पर्यायवाची होगा गेह और अनल का पर्यायवाची होगा पावक। अगला प्रश्न, फिर से हमें सुमेलित करना है। कुछ मुहावरे दिए गए हैं और उनका अर्थ दिया गया है। टांग अड़ाना का क्या कह सकते हैं? अड़चन डालना। राइट आंसर होगा यहाँ अड़चन डालना। आग में घी डालना यानी क्रोध को बढ़ाना। दाल न गलना या क्या मतलब होता है? वश न चलना। कान भरना का मतलब होता है चुगली करना। अगला प्रश्न, राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होगा? राम से रोटी खाए जाते हैं, राम ने रोटी खाई, राम रोटी खाएगा या राम से रोटी नहीं खाई जाती है। तो इसका कर्मवाच्य रूप होगा राम से रोटी नहीं खाई जाती है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के कवि कौन है? बिचल देव रासो, चंद बरदाई, जयशंकर प्रसाद या मलिक मोहम्मद जायसी। तो पृथ्वीराज रासो की रचयिता चंद्र बरदाई हैं। राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा या फिर मैथिली। रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? राज सिंह, नर सिंह, शिव सिंह या कीर्ति सिंह। विद्यापति जो हैं शिव सिंह के आश्रित कवि थे और अधीनस्थ और दरबारी कवि भी थे। राइट आंसर होगा शिव सिंह। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में कितने कांड हैं, कितने सोपान हैं? 11, 9, 10 या 7। राइट आंसर होगा 7। 7 कांड हैं इसमें। अगला प्रश्न, बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे? तो बिहारी ने लगभग 700 दोहे लिखे थे और इनकी एकमात्र रचना भी है बिहारी सतसई। ऐसा माना जाता है कि इन्हें एक एक दोहे पर एक एक सोने की असरफी मिलती थी। अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर का। इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद और ठाकुर जगमोहन सिंह। आप सभी को पता है प्रेमचंद भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं। प्रेमचंद पर खुद ही एक युग का नामकरण हुआ है, प्रेमचंद्र युग। राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, कामायनी के प्रमुख पात्र हैं राम, कृष्ण, रतन सेन और मनु। मनु जो है वो कामायनी के पात्र हैं, मुख्य पात्र हैं कह सकते हैं। अगला प्रश्न, इनमें सुमित्रा नंदन पंथ की रचना नहीं है। ग्रंथि, वीणा, परिमल या पल्लव। तो इसमें से परिमल जो है वो सुमित्रा नंदन पंथ की रचना नहीं है, ये निराला की रचना है। अगला प्रश्न, धूमिल की रचनाएं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, शहर अब भी संभावना है, व एक पतंग अनंत में, महाप्रस्थान व प्रभात पर्व, चाँद का मुंह टेढ़ा है व एक साहित्यिक की डायरी। इनमें से कौन सी रचना जो है वो धूमिल की है? तो संसद से सड़क तक और कल सुनना मुझे, ये धूमिल की रचना है। राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास या फिर गोदान। तो श्रद्धा नामक पात्र जो है वो कामायनी में है, ये कामायनी की नायिका है। अगला प्रश्न, वरदान उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है प्रेमचंद, भीष्म साहनी, कमलेश्वर या यशपाल। वरदान उपन्यास के लेखक हैं
प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। इनके अन्य उपन्यास हैं गोदान जो कि 1936 में प्रकाशित हुआ था। साथ ही निर्मला का सन है 1927 ईस्वी। उसके साथ गबन है जो कि है 1931 ईस्वी में। रंगभूमि है 1925 ईस्वी में। कर्मभूमि 1933 ईस्वी में है। इसके अलावा प्रेमचंद के अन्य निबंध है मंगलसूत्र, सेवा सदन, प्रेमाश्रय। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे के प्रश्नों को हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए खूब पढ़िए, खूब प्रैक्टिस कीजिए और हर परीक्षा में सफल होइए। धन्यवाद।